डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आपकी जो यात्रा रही है और योगाहार कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए जो यात्रा रही है, मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारे इस मंच पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे योग साधकों ने प्रैक्टिस करके अपने आप को अ, ऐसा बना लिया है कि आप किसी भी जगह पर आप कक्षा ले सकते हैं, साथ में वैज्ञानिक होते हुए भी कई सारे विषयों पर हम पारंगत होते जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी विभिन्न विषयों पर कार्य करते हुए अपनी क्षमता वृद्धि करते हुए औरों की भी क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कार्य जो है अपने आप में जो अनुभव आधारित कार्य है, उस पर मैं ये भी देखता हूँ कि हम धीरे-धीरे अपने अंदर में जो पूर्व में जो स्थिति हमारी थी या पूर्व में जो हमारी मानसिकता थी या पूर्व में कार्य करने की क्षमता थी, उसको इस योगाहार कार्यक्रम से हम और अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करके इसमें अपनी वृद्धि कर पा रहे हैं। ये भी एक तरह का विस्तारीकरण भी है, जो व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, जो हम अपने अंदर विस्तारीकरण कर रहे हैं। हम योगाहार के विस्तारीकरण बाहर की तो बात करते ही हैं, लेकिन अपने अंदर हमने इस योगाहार कार्यक्रम में किस प्रकार का विस्तारीकरण किया हुआ है, उसके भी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण हमारे इसमें मंच पर विभिन्न साथियों के कार्यों के माध्यम से हम नजर आते हैं। तो ये चीज हमारे अपने लिए ही, अपने विभिन्न साथियों के जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके लिए प्रेरणादायक है। मैं इस अवसर पर जब तक के डॉक्टर संतोष चौहान नहीं आते हैं और जो भी उसके कारण है, मैं अनुरोध ये भी करता हूँ कि इस विषय पर अगर कोई सूचना प्राप्त हुई है कि डॉक्टर चौहान आज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर भी जानकारी दे दें अगर फोन में बातचीत हो गई है। जी। जी रंजना जी, ये हाँ जी सर, संतोष चौहान सर से मेरी बात हो गई। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है कह रहे हैं, जी और इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे आज। आज नहीं जुड़ना है। हाँ, मैं बस यही पुष्टि करना चाह रहा था। सो मैं डॉक्टर रोशनलाल राउत जी का हैंड रेज्ड है, मैं उनसे सादर अनुरोध करता हूँ अपनी बात का। जी आदरणीय, सादर प्रणाम। निश्चित रूप से मैं अनुभव अपने शेयर करना चाहूँगा। सर, अभी क्या हुआ था, मेरा 13 सितंबर को मैं गिर गया था, तो थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था। पीठ में L1 में मेरे को फ्रैक्चर है, कंधे में फ्रैक्चर हो गया था और कंधा डिसलोकेट भी हो गया था। 2 महीने तो बेड पर ही रहा। उसके बाद धीरे 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 हमारे परिवार के प्रयास से, योगाहार परिवार और अपना परिवार दोनों के प्रयास से आप लोगों के बीच पुनः योग करा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से रंजना बहन बीच बीच में लगी रहती कि भाई भैया योग करा दो। तो निश्चित रूप से ये सब योगाहार परिवार की देन है कि मैं आज अभी भी मैं पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ। मतलब दर्द है पीठ में, पर उसके पश्चात भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, रोज कक्षा से जुड़कर और योग कर रहा हूँ। तो और उसका उसका परिणाम है कि मैं रिकवरी फास्ट है। जो कंधे के लिए तो मुझे उन्होंने बोल दिया था एक डॉक्टर ने कि आपको शायद हाथ ऊपर करने में दिक्कत होगी, और मैं पूरा ऊपर कर पा रहा हूँ। और ये अचीवमेंट है योगाहार का। नहीं तो शायद हाथ ऐसा ही रहता। मतलब जब शुरू में तो महीने भर ऐसा इतना जाता था, धीरे 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 करके ये पूरा पूरा घूम रहा है, पूरा हाथ चारों तरफ मैं घुमा पा रहा हूँ। तो ये एक जो शारीरिक अगर हम बात करें तो ये निश्चित रूप से अब मुझे जो तात्कालिक लाभ है वो है। दीर्घकालिक तो बहुत सारे हैं, क्योंकि ये तो जीवन, शरीर हमेशा चलेगा जीवन भर, इसको ये निर्वहन के लिए काम आएगा। तो निश्चित रूप से मैं परम श्रद्धेय गुरु जी का और इस योगाहार परिवार का अब ऋणी हूँ, इस मेरे जो स्वास्थ्य के लिए जो लाभ मिला है उसके लिए। जी ओम। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया डॉक्टर रोशनलाल जी।
आपने अपना अनुभव बताया। ये एक अनुभव, जब भी ऐसा कोई विपदा आती है तो उसमें जरूर हमें उसका अगर लाभ मिलता है योग के माध्यम से, किसी और भी माध्यम से, निश्चित रूप से उसका हमें जीवन में वो हमें याद याद आता है और उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। वो प्रेरणादायक भी होता है। अब चूंकि आज डॉक्टर संतोष चौहान नहीं आ पा रहे हैं, जो भी उसके कारण हो सकता है, मैं अनुरोध करना चाहूंगा शरद जी से और रमेशन मेहरा जी से कि जो अभी तक के हमारा इस फार्म लैब में लगभग 25-26 से ज्यादा मेरे ख्याल से कक्षाएं डॉक्टर संतोष चौहान की हो गई है, उन विषयों को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक के हमने जो चर्चा की है, उनके जो विषय रहे हैं, जो भी अलग अलग तरीके से डॉक्टर चौहान ने अपनी बात कही है, बताने का प्रयास किया है, उसका हम रिफ्लेक्शन जरूर करें। आज अच्छा मौका है और इस विषय को अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने किन किन विषयों पर बातचीत की है और हमारे साथी अलग अलग विषयों पर जो चीज एक बार बोले उसके अगले साथी नहीं बोले उस विषय पर, या उसके बारे में डिटेलिंग नहीं करें ज्यादा। तो अलग अलग विषय जो उन्होंने इस सत्र में बताए हैं, सिखाए हैं और जो हमने प्रैक्टिस की है, दो तीन तरह से चीजों को समझा जा सकता है कि विषय बहुत सारे हैं और कुछ चीजें हमने की भी हैं, प्रैक्टिकली हमने करने का भी प्रयास किया है। तो पहली जो विषय हो सकता है वो ये है कि हमें किन किन विषयों के ऊपर उन्होंने जानकारी दी, उसको एक एक करके कई सारे साथी अपने विचार दे सकते हैं संक्षेप में। दूसरा, जो विषय थे उनमें से कौन से चीजों को हम प्रैक्टिकली कर पाए, जो कि हम सबको मालूम है कि हमने फार्म लैब पर ट्राइकोडर्मा के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कार्य किया है, उसकी फार्म लैब बनाई है, उसके ऊपर हमने उसका खेत में डाला है, खेत में डाल करके हमने उसके कुछ अनुभव लिए हैं और ये यात्रा निरंतर चलती जा रही है। नए साथी उसमें जुड़ते जा रहे हैं। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई हैं जो कि प्रैक्टिकली भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विषय बहुत सारे थे, यानी कि ज्ञान का सागर बहुत बड़ा था, लेकिन उनमें से कुछ ही चीज को हम लोग अप्लाई कर पाए हैं। और ये भी जरूरी है समझना कि बहुत ज्यादा चीजों को रखते हुए एक बड़ी सी, जिसको कह सकते हैं एक बाल्टी भर पानी हमारे पास था, हमारे पास हमें मिला, लेकिन हम जो पी रहे हैं केवल एक गिलास ही शायद उसमें से पी रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम आज चर्चा करते हैं, मैं इस विषय पर चिंतन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अनुभव साझा करने के लिए आदरणीय शरद जी और रमेश चंद्र मेहरा जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच को संभालें और अपने अनुभव के साथ बाकी साथियों से भी प्रश्न करते रहें। जी धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा। और आपके मार्गदर्शन में बहुत हम लोग चल रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में हम लोग ट्रेनिंग लेने गए थे और उसका भी बहुत अच्छा एक अनुभव रहा है, वो हमेशा याद रहता है। और सबसे जो ट्राइकोडर्मा है, अभी ट्राइकोडर्मा को बहुत अधिक हम लोग भी समझने लगे हैं कि कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, और इसके जो उपयोग हैं वो बहुत इजीली हो गए हैं। अब सर इसको बस एप्लीकेशन करने में, खेत के अंदर जब हम लोग डालते हैं तो वो सावधानियां, जैसे राउत साहब बताएं या संतोष सर जी बताएंगे कि कैसे इसकी सावधानियां कैसे रखना है, जिसका जो असर होता है वो हमारे को पूरा मिले। ट्राइकोडर्मा जैसे बारिश में तो सर बहुत अच्छा हम लोगों को असर मिलता है, देखने को भी मिलता है। लेकिन अभी जैसे इस समय मूंग की सोइंग होने वाली है, तो आज अब अगर संतोष सर जी आते हैं तो मूंग की खेती के विषय में आज चर्चा करनी थी कि कैसे उस दवा ट्राइकोडर्मा है या हम लोग दूसरी बवेरिया है या वर्टिसिलियम है, इनका कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग करें और कैसे इसमें हम लोगों को ज्यादा फायदा मिल सके। ये चीजें हम लोगों को आज सीखनी है।
और यहाँ पे निरंतर लैब का निरंतर लोगों का बढ़ाव जो है वो बढ़ते हुए जा रहा है। अभी जैसे अशोक भैया ने यहाँ पे लैब चालू करी है और वो भी कुछ मदर कल्चर और ये सब बनाना सीख गए हैं और वो निरंतर उसमें लगे हुए हैं कि मैं भी कुछ विशिष्ट चीजें बना लूं अपने खेतों के लिए। और वहां से आकर यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिली है उनको और काफी अच्छा इस बार उन्होंने ट्राइकोडर्मा के ऊपर काम किया है। तो उसके उपयोग के विषय में थोड़ी सी हमें जानकारियां लेनी है सर, कि कैसे हम लोग इसका उपयोग करें। और हम लोग जैसे मान लो प्रोम की सोइंग करते हैं, तो क्या प्रोम में हम लोग इसका स्प्रे अपने घर पे अगर उसको मिला देते हैं तो वो प्रोम में जो है हम जब सोइंग करेंगे हमारी मूंग की, तो प्रोम भी जाएगा तो हमें ट्राइकोडर्मा का फायदा उसमें अवश्य मिलेगा या ना मिलेगा, वो भी चीजें हैं। ऐसे जैसे मैंने अभी जो प्रोम लिया है वो पतंजलि का लिया है और वो प्रोम में ऑलरेडी है उसमें सारी चीजें, लेकिन बहुत अच्छा मैंने कुछ जगह पे सब्जियों में प्रोम का यूज करके देखा तो वो मुझे, और ग्रीन वाला जो पोटास है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले। तो ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं और अब इसमें भी अपन लोग ये प्रोम के माध्यम से भी डीएपी का काफी 50% तक रिप्लेस करने का हम लोग सोच रहे हैं। तो इसमें भी हम लोगों का, और जो ट्राइकोडर्मा और जो सर ने सैलरी बनाना सिखाई है हमको और जो चावल के ऊपर बताया है वो भी हम लोग इसमें इस बार उपयोग करेंगे और उसके रिजल्ट प्राप्त करेंगे हम लोग, कि कैसे हम लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मूंग में इस बार बहुत सारा प्रैक्टिकल होने वाला है होशंगाबाद के अंदर। और जो जितनी जहरीली दवाएं डलती हैं बहुत ज्यादा, जो कोराजिन है जिसको अभी कोराजिन के ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन लेवल आने लगा है, तो ये भी एक बड़ी दुख भरी चीज है कि इतना बड़ा जहर इतना खतरनाक है और उस पे ग्रीन का लेवल मिल गया उनको, वो कैसे हुआ है। और दूसरा हमारा जो जब इसको सुखाते हैं, जैसे फसल एक सी पकती नहीं है यहाँ पे, तो कुछ फलियां 25% हरी रह जाती हैं और कुछ सूख जाती हैं। तो एक सामान्य करने के लिए आदमी इसमें क्या करता है कि इनको सुखाने के लिए दवा डालता है इसमें, सफाया है, अन्य नामों से, बहुत नामों से आती है, और वो दवा डालने के बाद वो पूरी फसल एक साथ सूख जाती है और उसको वो लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये भी यहाँ पे गवर्नमेंट का इस बार वेन करने का चल रहा है दवा का, कि इस दवा को वेन कर दिया जाए। तो ये ऐसी जिससे जो किसान डाल रहे हैं और उसका डोजेस बढ़ते जा रहा है, पहले 200-250 ml डालते थे, अभी 1 लीटर प्रति एकड़ तक किसान इसका उपयोग खेतों में करने लगा है। और उसके भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और उस ऐसी वैरायटियां अब आने वाली हैं आगे चल के कि जो एक साथ पक्के तैयार होंगी। कल चर्चा चल रही थी कि कैसे कौन सी वैरायटीज हैं जो एक साथ पकती हैं। हमारे यहाँ अधिकतर वैरायटीज जो हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे पकती हैं। अच्छा, मूंग के साथ एक चीज है, अगर उसको कोई इल्ली खा जाती है तो वो दोबारा फिर फूल देने लगती है और फिर दोबारा आने लगती है, तो वो लेट हो जाती है, कुछ पक जाती है कुछ लेट हो जाती है। तो वो बड़ी एक वो रहती है। जैसे हम लोग अपने खुद के स्वयं के खेत में हम लोग रिपर से काटते हैं। इस समय सरकार रिपर को, जो सेल्फ रिपर है, उसमें सब्सिडी भी दे रही है, अगर आप ले लें। और उसकी मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी होना चाहिए जो हम लोगों ने हमारे पास है, तो उससे बहुत बढ़िया मूंग बहुत अच्छी निकलती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। तो ये इस बार कुछ नए नए प्रैक्टिकल्स हैं वो मिलेंगे। और दूसरा, इसमें अगर हम लोगों को ट्राइकोडर्मा है, बबेरिया है, इनके असर बहुत अच्छे मिले और फेरोमोन ट्रैप से इस बार हम लोग भारी उपयोग करने जा रहे हैं। और नीली पीली पट्टी जो है उनका भी भारी उपयोग करेंगे। इससे अ, जो है उनके रिजल्ट आएंगे। नीली पीली पट्टी में खरीद के ना लेके, वैसे ही लेके हम लोगों ने ग्रीस का, वाइट ग्रीस जो आता है उसका उपयोग करते हुए वो बना रहे हैं।
तो वो हम लोग उपयोग करेंगे, तो उनके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलने की उम्मीद है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार काफी अच्छा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन खेतों से जो केमिकल का परसेंटेज है इस बार लग रहा है कम से कम 20 से 25% कम होगा खेतों में यूज। तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे क्रॉप के और कितनी उत्पादन आएगा, वो फसल निकालने के बाद ही समझ आएगा। अगर दादू हो में, रमेश दादू मुझे दिख नहीं रहा था, देखता हूँ एक मिनट। जी भैया, बहुत सुंदर आप लोगों के प्रयास जो चल रहे हैं, बहुत जी जी मैं खेती में जो अभिनव प्रयास आप करते हैं निश्चित रूप से बहुत किसानों के लिए मार्गदर्शक साबित होंगे। और ये जो आप बात कर रहे थे कि मूंग में हम राइजोबियम का इसका आपका ट्राइकोडर्मा का उपयोग कैसे करें, तो हम ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग करें, राइजोबियम का भी करें और पीएसबी का भी करें। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हम लगातार डीएपी का उपयोग करते आ रहे हैं और वो हमारी सॉइल में लगातार बचा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी जमीन को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। तो उसको यूज करने के लिए हम पीएसबी का उपयोग करें। पीएसबी और माइकोराइजा दो चीज इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो ये आप उसको जमीन में, जैसा हमारा ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा के साथ पीएसबी दोनों को गोबर की खाद के साथ मिला के थोड़ी नमी की कंडीशन में इसको 1-2 दिन रखें और उसके बाद नमी की कंडीशन में खेत में बिखेर दें। तो ये आपके शाम के समय अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सॉइल में चला जाएगा। और निश्चित रूप से अगर हम इरिगेशन के समय इसको करते हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा। अगर हमने इसको खेत में डाल दिया, स्प्रिंकलर चला दिए, तो ये जो ट्राइकोडर्मा है, पीएसबी है, ये आपके जमीन के अंदर चला जाएगा। और जो राइजोबियम की मैं बात कर रहा था, ये रूट नॉड्यूलेशन को बढ़ाता है। जो जड़ों में जो ग्रंथि बनती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, उसको बढ़ाता है और वो बहुत फायदेमंद है। क्योंकि हम एक बोरी यूरिया देंगे, उससे ज़्यादा फायदा आपको रूट नॉड्यूलेशन, आपने 250 ग्राम अगर ये राइजोबियम लिया है और उससे आपने मूंग के बीज को उपचारित कर लिया है, तो वो एक बोरी यूरिया से ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि वो पौधे में डायरेक्ट बनता है और उसके बाद वो सीधे सिस्टम में चला जाता है। जबकि हम जो भी फर्टिलाइजर देते हैं वो जमीन में बनता है और जमीन में जाता है और जमीन से फिर जड़ें उसको अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद वो पौधों को मिलता है। तो प्रक्रिया वो सेकेंडरी हो जाता है, ये प्राइमरी हो जाता है। तो जो शरीर के अंदर बन रहा है नाइट्रोजन, जो यूरिया जो हमारा प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होता है, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसको जो हम जितनी भी दलहनी फसलें हैं इसमें हम राइजोबियम को प्रमोट करें तो निश्चित रूप से फायदा होगा। जितना ज़्यादा हम राइजोबियम, मतलब जो भी बीज है बिना राइजोबियम ट्रीट के हम ना लगाएं मूंग का। और दूसरा जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा आप जमीन में मिला सकते हैं। अब तो मेरे ख्याल से बोनी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई है तो आप जब भी बुआई करते हैं उस समय पहला जो पानी देंगे उसके साथ, उसके पहले आप इसको ट्राइकोडर्मा का जो कल्चर है या जो लिक्विड है उसको उसको गोबर की खाद के साथ मिला लें और 24 घंटे रखें या 48 घंटे इसको नमी की कंडीशन में रखें छायादार जगह में, और फिर खेत में फेंक दें और उसके बाद स्प्रिंकलर चला दें। तो ये आपके मतलब जो इनकी संख्या जमीन में बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ेगी और जो जड़ों से संबंधित जितने भी रोग मूंग और उड़द में आते हैं वो नहीं आएंगे। तो ये बहुत फायदेमंद है। कुछ मूंग के साथ कुछ अगर उड़द भी करते हैं तो मैं समझता हूँ उड़द के रेट ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा प्रयास करें कि क्योंकि सरकार उड़द पे बहुत जोर दे रही है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी है, तो उस पर भी थोड़ा सा उसको, उसकी भी अच्छी वैरायटीज़ हैं जिनमें मोजेक नहीं लगता, तो ऐसी किस्मों को आप उपयोग करें तो ये फायदेमंद सिद्ध होगा।
और जो लाइट ट्रैप की आपने बात की है, लाइट ट्रैप निस्संदेह आपका मुंह में बहुत फायदा देगा। जितना लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकें उतना फायदेमंद होगा। और येलो स्टिकी ट्रैप और अलग कलर के ट्रैप आपने ग्रीस से बनाने वाली बात की है, तो वो निश्चित रूप से फायदेमंद है। आप हर बार उसको नहीं खरीद सकते तो थोड़ा सा पेपर देख लें जो थोड़ा शाइनिंग, जिसमें चमक हो, ऐसे पेपर, पीले पेपर देख लें और उसके ऊपर जला वाला ग्रीस आप लगा दें और उसको लकड़ियों की खूंटियों से खेत में जो पौधे की हाइट है उसी हाइट पर उसको रखें। लाइट ट्रैप को हम बोलते हैं कि जमीन से ऊपर रखने की बात करते हैं, कम से कम जो पौधे की हाइट है उससे 1.5 फीट ऊपर। और जो हम स्टिक येलो स्टिकी टेप की बात करते हैं तो ये पौधों की हाइट पे होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये वाइट फ्लाई और जो दूसरे कीट हैं ये बहुत ऊपर नहीं जाते। वो जो पौधे की जो इन्वायरमेंट होता है, जितना बड़ा पौधा होगा उसी के आसपास ये घूमते हैं, तो हम इनको उसी सर हाइट। 1 एकड़ में कितने लगाने चाहिए सर, 1 एकड़ में? येलो स्टिकी टैप 20 से 25 बोलते हैं भैया, जो रिकमेंडेशन है येलो स्टिकी टैप 20 से 25 होना चाहिए। और जो हम जी जी। और फेरोमोन ट्रैप सर, फेरोमोन ट्रैप? फेरोमेन ट्रैप भी, फेरोमेन में आपको ये एक समस्या, फेरोमेन में आपको स्पेसिफिक होता है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस समय कौन सी इल्ली आ रही है और उसके उसका फेरोमेन जी जी चाहिए। तो हमें जी जी जी। हमें पता होना चाहिए कि हम अभी हमारे खेत में किस तरह, क्योंकि फेरोमेन के साथ लिमिटेशन ज्यादा है, लाइट ट्रैप के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, येलो स्टिकी ट्रैप के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है। येलो स्टिकी ट्रैप मतलब जितने भी आपके आसपास घूमने वाले छोटे कीट हैं, रस चूसने वाले, वो उसके पास जाएंगे और चिपक जाएंगे। तो वो दिन भर काम करता है और लाइट ट्रैप रात में काम करता है। और मतलब 80 से 90% इंसेक्ट को कवर करता है लाइट ट्रैप। और जो हमारा इसका येलो स्टिकी ट्रैप है, ये सकिंग पेस्ट इसमें मेन टारगेट होता है हमारा, तो ये सकिंग पेस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम मूंग और उड़द में हम इनका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा केमिकल फ्री खेती की ओर आगे बढ़ेंगे। और आप लोग प्रयास लगातार आपके जारी हैं, निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। और सफाया पर भी काम चल रहा है, सरकार बिल्कुल अडिग है कि इस बार इसका उपयोग कम से कम करें हमारे किसान भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नई बीमारी को जन्म देगा। तो यही, और कुछ अगर आपकी ऐसा कुछ लगता है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा सर। और बड़ी इम्पोर्टेंट चीजों के विषय में आपने बताया। अब मैं गणेश गौर जी को बुलाता हूँ कि वो उनके लैब के विषय में क्या चल रहा है वो बतावें। गणेश गौर जी, आप हमें। जी, सदन को प्रणाम करते हुए जो आज हम आदरणीय संतोष चौहान जी के मार्गदर्शन में हम कर पा रहे हैं और कर पाए हैं कि हम तो कल्पना में भी नहीं थे कि हम भी सूक्ष्म जीवों को ऐसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे और ऐसे हम हमारे घर पर बनाकर और स्वयं खेती में उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि आज मार्केट में यदि बात करें ट्राइकोडर्मा की, तो ट्राइकोडर्मा मिल तो जाता है, किंतु उसमें कितने जीवाणु जीवित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती थी कि उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलते थे। तो रिजल्ट मिलना जब शुरू हुए कि हम उसको हमारे घर पे और हमारे जो खेती है उसमें यो उपयोग कर पा रहे हैं। तो जो अनुभव की बात कहें तो अनुभव में इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि हम खुद बनाकर और खुद के खेत में उसका उपयोग कर पा रहे हैं। मैं इस बात के लिए योगाहार मंच और आदरणीय चौहान जी को सादर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें इस राह पर चलना सिखाया और कहीं ना कहीं हम उस राह पर
चल पा रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि इस क्रांति में अब और भी लोग जुड़ते रहें, जिससे कि जो अनुभव हमें मिले हैं वह सभी प्राप्त करें और उसके फायदे प्रकृति को, जमीन को, धरती माता को देकर और अरे इस आपकी लेप कैसी काम कर रही है, कैसे डाल रहे हो उसके बारे में बताएं, कैसे जीवाणु बनते हैं वो बताएं। जीवाणु तो वैसे ही बनते हैं जैसे सबके पास बनेंगे। बना लिया आपने? वो कितने दिन में बन जाता है? हमारे पास तो 7 दिन में बन गया था। हमारा तो बन ही पटेल नहीं रहा, साहब, बहुत टुकड़े आदमी। हेलो पटेल साहब, आप अपनी बताओ क्या हाल है? हाल बेहाल है भैया। क्यों? अभी 4 दिन पहले तो कह रहे थे कि भैया कह रहे थे कि भैया बन गया, हमने बोरा का उपयोग करके बना लिया है, मल्टीप्लाई हो गया कहने लगे। वो लगा है अभी अभी और बुलाया है, 4-5 हजार का सामान और बुलाया उसने वहां से, पुणे से अभी सामान आ गया है। हाँ, लगा है लड़का, लेकिन है बड़ा कठिन, सरल नहीं है। लगा है अभी। हमारी मूंगी बुआ गई, मूंग में पानी हो गया, लेकिन ये 20-25 दिन हो गए बनाते बनाते, अभी तक बना ही नहीं। इनके भी नहीं वो खेत में बात बनेगा अलग है, कैसे? लेकिन ये है शुरुआत। हेलो, ये शुरुआत है और शुरुआत में थोड़ी कठिनाई तो आती है। अपन और थोड़े पहले से प्रयास करते तो वो हो जाता, पर ठीक है। अभी जैसे उन्होंने हमको 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 जानकारी नहीं थी। हमने हम्म, तो पूरा प्रयास किया कि इसको जल्दी से जल्दी बनाएं। अब हाँ, जानकारी नहीं अच्छा। थी, हम तो अब नए नए आदमी थे, तो अब चलो तुप रहे हैं उसमें, देखते। हाँ, नहीं टुप नहीं रहा है उसमें। हाँ, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहा है। ऐसा मत कहो कि धीरे टुप रहा अशोक है। भैया अच्छे से सीखोगे, बिल्कुल सीख जाओगे। हमें भी 2 साल लगे सीखने को। और जैसे फार्मुलेशन की बात है तो बढ़िया है, सब चीज मिल जाती, वो कोई बात नहीं, और अच्छा है। भूपेन से हमारी चर्चा हुई, उसमें ये लगा कि भूपेन ने जो है वो भी नए नए प्रयोग कर रहा है। उसने कहा भैया पहले तो बिल्कुल ही निराशाजनक बात हो गई थी, फिर भूपेन ने ये कहा कि भैया हमने बोरे का उपयोग किया, पंखा चलाया, तो हमारा डेवलप हो गया। तो निश्चित रूप से थोड़ा जीव है, समय तो लगेगा उसको बढ़ने में, और हमें सीखने में भी समय लगेगा, क्योंकि हमारे हाथ भी नहीं बैठे हैं, हमें मालूम भी ज्यादा नहीं है। जो हम कर रहे हैं, अनुभव से जो ज्ञान होगा वो स्थायी ज्ञान होगा, और वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। जी ओम। गणेश भैया ने कम से कम अशोक भैया 10 बार ट्रेनिंग ली है। संतोष सर से ली, भोपाल में ली, उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ली, फिर जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग है वहां गए। 10 बार का उनका निचोड़ मैं 2 साल में इसका इस लेवल पे आ पाया वो। नहीं, मेरा मतलब इसका खेत में रिजल्ट है अच्छा, नहीं तो पता है अपन तुपे खूब खेत में रिजल्ट। गणेश भैया से ये पूछे खेत में कैसा रिजल्ट है इसका। अशोक भैया, आप उसको ट्राइकोडर्मा को खरीद लें थोड़ा अभी प्राइमरी लेवल पे, और उसको इस्तेमाल कर ले, आपको रिजल्ट दिखेंगे, फिर उसके बाद उपयोग करिएगा। अभी अभी आप बाजार से ले लें, अच्छी जगह से। अशोक भैया, बागवानी में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। वर्मा जी जी ने वही तो। बहुत उपयोग करे हैं, आप इनसे रिजल्ट है बागवानी में बताइए। बहुत अच्छा उपयोग है, पूरे खेत में जो है हरी लेयर जम जाती है, और जैसे ही पानी देते हैं फिर से आ जाती है वो दोबारा। और उसमें जो इल्ली लग रही थी हमारे उसमें, वो कमी आ गई है उसमें। सिंघोरिया जी ने इस बार डाला अपनी चने में, फसलों में, थोड़ा सा बताएं अगर हो इंटरप्राइजेस, सिंघोरिया इंटरप्राइजेस। और भी एक चीज बताना चाह रहा हूँ मैं, कि मेरे पास जो गोबर का खाद का ढेर था, उसमें मैंने 5 लीटर शरद भैया के यहाँ से लेके आया था, उसको पानी में मिला के और उसको डाल दिया। एकदम भुरभुरी खाद बन गई है वो। ढक के रख दिया था पानी डाल के, तो एकदम जैसे चाय की पत्ती से भी बारीक चाय बन गई, बारीक चाय की पत्ती आती है ना, उस तरह की बन गई खाद। और हम क्या कर रहे हैं कि डेली जो पानी चलाते हैं उसमें 2 डलिया भर के और टंकी में ही डाल देते हैं, और वही पानी हम खेत में देते हैं फिर फ्लड सिस्टम से, या दूसरी टंकी में डाल के उसको ट्रांसफर करके और फिर स्प्रिंकलर से देते हैं पानी।
अच्छा वर्मा जी, बहुत अच्छा। और वर्मा जी के खेत में हम लोगों की टीम ने जाके भी देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। इस बार सिंघोरिया जी ने अपने खेतों में चने में बहुत उपयोग किया था और वो ले गए थे, तो वो अपना रिजल्ट बताएं सिंघोरिया जी। जी, सदन को सादर नमन जी। मैंने चने में उपयोग किया था। तो मैं क्या करता था, हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो क्या 2-3 जगह से हम पानी इकट्ठा करते कुएं में पुराना कुआ है एक हमारा, तो उसमें हम इसको डालते थे और स्प्रिंकलर से फिर हम चलाया था, और 2 स्प्रे भी करवाए थे हमने इसके। तो चने में ये रिजल्ट पड़ा, चने में बढ़वार भी ठीक है। आसपास जो पहले जो उकसे की समस्या थी, तो वो नाम मात्र देखने को मिली हमको। उकसा तो मतलब ये मान चलिए कि जीरो हो गया उकसा। इनने और सूडोमोनास पत्ते में का और ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया था, इनको ये दिए गए थे। जी जी राव साहब, जी इनको दोनों चीजें दी गई थी और इनके कहीं कहीं पेड़ों में पहले बीमारी आने लगी थी, और जैसे ही इनने स्प्रे किया कि इनके खेतों से जी टोटल वो बीमारी हट गई। जी। अब आपके 2 इल्लियों के स्प्रे विषय चलाया में और सर। बताइए। इल्ली आई थी, हल्की सी आई थी इल्ली। तो फिर नीम तेल का उपयोग किया था मैंने। नीम तेल और अपना गोमूत्र मिला, दो 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 स्प्रे किया था। गोमूत्र और चूने का उपयोग किया था मैंने उसमें। मतलब 20 लीटर 15 लीटर के टैंक में 1 लीटर गोमूत्र और करीब 15 से 20 ग्राम चूना, बुझा हुआ चूना जो है, खाने वाला चूना जो रहता है वो। तो पेड़ में भी चमक है अभी। और बहुत अच्छा। दूर आ गया हूँ मैं अभी 20 मिनट पहले ही खेत से। जी 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 जी, बहुत अच्छा। जी बहुत अच्छा आपने बताया। अब मैं रमेश दादू जी को बुलाता हूँ कि वो आमे और तो अपनी जो उसमें लैब हमको लैब केवल लैब की यात्रा के विषय में थोड़ी सी जानकारी। जी ओम, सदन को नमन। लैब की यात्रा के संबंध में सर ये है कि जब से हमने इसको प्रारंभ किया तब से हम प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, ले जा रहे हैं, मिला रहे हैं, और जो अनुभव आ रहे हैं, जैसे आज जो अनुभव शेयर हो रहे हैं, निश्चित रूप से ये अनुभव किसान के स्वयं के अपने खेत के अनुभव है। जैसे हमारे आदरणीय गणेश जी ने पहली बार बताया कि भैया हमने गर्मी में जब मूंग पे रसायन का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, तब जैविक का प्रयोग करके उन्होंने मूंग को अपने सुरक्षित की थी। इसी तरह से हमारे आदरणीय राकेश गौर जी, इन्होंने मेरे को ये बताया, मेरी जब चर्चा हुई, कहने लगे महाराज जी हमने तो अपना जो केमिकल का जो खर्च है वो उसको बिल्कुल नियंत्रित कर लिया है, और उन्होंने ना तो चना में ना धान में इसका मतलब केमिकल का ज़्यादा उपयोग किया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को इससे निश्चित रूप से फायदा हो रहा है, और वो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे अनुभव आएगा बढ़ते जाएंगे। हमारे बरेली वाले जो राजेश गौर जी हैं, उन्होंने तो ये किया कि ऊपर पटक दिया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और जब देखा कि अरे यार परेशानी आ रही है तो उसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करके, जबकि ये कहा जाता है कि धूप में ये मर जाता है, परंतु उनने तो छत पे पटक दिया था, और छत पे पटकने के बाद जब उन्हें याद आई तो फिर मूंग में फिर उसका उपयोग किया, तो उसको उनको वहां भी फायदा मिला। तो इस तरह से जो हम अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग किसान जो प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके अपने अलग अलग अनुभव होंगे, और उसके माध्यम से हम आज नहीं तो कल निश्चित रूप से ऐसे परिणाम पर पहुंचेंगे जहां हम लोग एक बिल्कुल श्योरिटी से ये कह पाएंगे, और किसान स्वयं के अनुभव से ये कह पाएगा कि मुझे ये अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो काम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसमें थोड़े धैर्य की ज़रूरत है, क्योंकि ये जीवों से संबंधित काम है। हम लोग अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, इतने विशेषज्ञ नहीं है कि उसको अच्छी तरह से बना ले। अब मैं ही जो सोचता हूँ कि मैं बनाऊँ, तो मेरे हाथ ही कप रहे हैं, जबकि हम उसको पेट्री प्लेट को खोलते हैं तो वह जब से ही नहीं खुल रही है।
तो ये सब चीजें ऐसी है कि उसमें बहुत वो है। तो नई नई चीजों के अनुभव आएंगे, हम करेंगे, कुछ हमारे असफलता भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी। ये सब परिस्थितियों को देखते हुए और हमें धैर्य रख के उस काम को करना है अपने स्वयं के। हमारा ये है कि हम स्वयं जो है अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो स्थायी ज्ञान होगा। हर बार जो है हम साइकिल चलाते हैं तो 10 बार गिरते हैं और फिर बिना जो है हाथ बिना हैंडल पकड़े भी साइकिल चला देते। यही बात इसमें है, अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास के साथ अनुभव बढ़ते जाएगा। नई नई फसल में हम करेंगे, जैसे हमारे आदरणीय अभी सर प्रदीप सर जी बता रहे थे वर्मा जी कि हमने बगीचे में इसका अच्छा प्रयोग किया है। धान में हमारे गौर साहब ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। राकेश गौर ने चना पे किया है, वो राजेश ने बरेली वालों ने चना पे किया है। तो इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र में अब जैसे हम अब जो बागवानी भी कर रहे हैं, सब्जी भाजी भी कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रयोग करेंगे तो और उसके जो परिणाम आएंगे वो हम अपने सदन में सुनाएंगे। और निश्चित रूप से कुछ नए लोग भी इसमें और आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी जो है इस प्रयोग में आगे बढ़ाएंगे। जी ओ बहुत अच्छा दादू। और बहुत आपका जो कारवा है पूरे होशंगाबाद का, वो आप लेके चल रहे हैं और हमेशा निरंतर आप विभागों से भी जुड़े हुए हैं, विभाग भी आपसे संपर्क बनाए हुए हैं। और मैं इसी के साथ तुलीराम जी पटेल जी को बुलाता हूं कि वो अपने अनुभव बतावे। तुलीराम पटेल साहब। शायद वो कहीं पे वो है, तो मैं मीना साहब को बुलाता हूँ। अगर नारायण मीना साहब हो में तो वो अपना अनुभव। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैंने अपने खेतों में आपने जब अपन यहाँ गए थे बनखेड़ी, उसके पहले आपने बोला था सूडोमोनास का और टाइकोडर्मा का, तो मेरी चने की फसल बहुत उकस रही थी। आपने सूडोमोनास का बोला था तो मैंने फिर सूडोमोनास मिला के उसमें डाला था, तो पूरी फसल यानी उकसने से बच गई थी पूरी फसल। तो ये बहुत अच्छा आपका सुझाव था, उसका मैंने उपयोग किया। और वर्मी कंपोस्ट के ऊपर जो बेड बने थे उसके ऊपर मैंने ट्राइकोडर्मा का स्प्रे किया था, उससे भी मेरा पूरा वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा बन रहा है और तैयार हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। ये उस पर ट्राइकोडर्मा का बहुत अच्छा असर रहा उस पर। और मैंने अभी चने की फसल लगाई है तो उसमें अपने माइको राजा डाला है उसमें मैंने अभी, और ट्राइकोडर्मा से उसको उपचारित किया है फसल को, उसको लगाई है मैंने, तो बहुत अच्छी फसल है अभी। ये टैप की जो बात कर रहे हैं आप, टैप पीले टैप नाले टैप, तो मैं तो ग्रीस का पट्टियों पे ग्रीस लगाकर उपयोग करूंगा इस समय पूरा इस बार, तो बहुत उससे अच्छा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उससे। जी ओम। बहुत अच्छा मीना जी, आपके बहुत अच्छे वो हैं। और मैं अब राय साहब को बुलाता हूँ, वो भी काफी दिनों से उपयोग कर रहे हैं और अपने खेतों में अपने रिजल्ट बताए। मैं राय साहब, अनिल राय साहब हूँ तो आप। सिंगोरिया जी का जी हैंड ओम। रेज है रापा में। ओ हेलो। हाँ, बोले राय साहब बोले। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं सर बहुत तो प्रशिक्षण तो लिया हूँ, लेकिन उतना अभी अभ्यस्त नहीं हुआ इसको बनाने में। लेकिन जो भी आपके वर्मा जी के यहाँ से मैं लाया था उसका प्रयोग किया था, तो मुझको संतोषप्रद जो उसके परिणाम तो मिले हैं। अब आगे और अच्छे से बनाएं और देखते हैं, सब्जी में भी इसका प्रयोग कुछ लाभकर हमको लग रहा है सर। अब जितने अभ्यस्त होंगे, जितने अच्छे से बनाएंगे, उसी तरह से ट्राइकोडर्मा विवेरिया और सूडोमोनास का हम प्रयोग करेंगे। जी ओ। जी बहुत अच्छा।
आप भी प्रयास में लगे हुए हैं। अब दूरी होने के कारण धीरे धीरे ट्रेनिंग होकर आप आ जाएंगे। मैं वर्मा जी को बुलाता हूँ, उनका हैंड रेज है। वर्मा जी आप हमें। ओम भैया, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो वो संतोष सर ने पिछले बार के पहले वाले बात बताया था कि एक पूना की कोई कंपनी का वो फ़ोन नंबर देने वाले थे, वो मैं नहीं नोट कर पाया था। तो किसी के पास है क्या वो नंबर जो डायरेक्ट भेज देते हैं सुडोमोनास वगैरह दूसरे? एक बात और एक क्वेश्चन मेरा आदरणीय रावत सर से है। रावत सर हैं क्या अभी सदन में? हाँ है। तो राउत सर मैं ये पूछ रहा था कि मैं फ्लड सिस्टम से पानी लेता हूँ, मतलब बहा के पानी लेता हूँ हमेशा, और उसी में सब चीज़ें हर दिन मिला देता हूँ। मतलब मेरा पानी क्या 5 दिन में पूरा हो जाता है। 5 दिन फिर मैं उसी टंकी में गिराता हूँ पानी, और टंकी में ही सब चीज़ें मिला देता हूँ। उसमें कुड़म जल मिला देता हूँ, मट्ठा मिला देता हूँ, और ये ट्राइकोडर्मा का गोबर मिला देता हूँ, ट्राइकोडर्मा वाली खाद मिला देता हूँ। तो वो सिस्टम ठीक है क्या? ठीक है वर्मा जी, ये बढ़िया सिस्टम है। अगर आप पानी के साथ दे रहे हैं तो क्या होता है कि उसको नमी चाहिए। अगर हम बाहर से देते हैं तो कई बार हमारा पानी देने में लेट हो जाता है, नमी नहीं मिल पाती। इनको सबको नमी चाहिए, बिना नमी के मल्टीप्लाई नहीं होंगे जो भी सूक्ष्म जीव है। तो ये बढ़िया है, आप पानी के साथ दे रहे हैं तो उसको दे सकते हैं। पर थोड़ा सा, जैसा अभी शायद सिंगोरिया जी ने बोला था किसी ने कि कुएं में डाल दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कुएं में स्यूडोमोनास और ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डालने से बचें। नहीं सर, ऐसा मैं सोचता हूँ। एक बार संतोष सर से थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेंगे, क्या हम अपने वाटर सोर्स में भी इसको डाल सकते हैं क्या? एक बार थोड़ा सर सा इस पे। मैं सर कुएं में नहीं डालता हूँ। मेरे पास टंकी बनी हुई है, 3,000 नहीं, लीटर की। आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए हम। किसी ने बोला था अभी, शायद राकेश गौर जी सिंगोरिया ने जी ने बोला था, सिंगोरिया जी ने। हाँ, तो भी उनको बुलाते हैं वर्मा जी के बाद, फिर वो बताएंगे। ठीक है। सिंगोरिया जी आप हमें अब बताएं अपना। जी हाँ सर, वो क्या है, हमारा पुराना कुआ है तो वो अनुपयोगी है। उसमें तो हम लोग क्या है कि 2-3 बोर का पानी उसमें डालते हैं। कम कम पानी है, 2-3 जगह से इकट्ठा करके वो पूरे उसमें एक अलग से सबमर्सिबल पंप डाल के रखा है हमने सर। तो वो पानी के साथ जैसा हम सबमर्सिबल पंप चालू करते हैं तो एक ड्रम से हम उसमें डाल देते हैं कुएं में। आप इसमें वेंचुरी लगा लेना। अगर थोड़ा सा खर्चा आएगा 6-7 हजार रुपए का, तो वेंचुरी हाँ, लगा कैसा लें। कर देंगे। हाँ, जी वैसा नहीं, कर कह रहे लीजिए। हमने मुझे प्रयोग। ऐसा एक बार थोड़ा सा संतोष सर से, चौहान जी साहब जी से एक बार बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वाटर सोर्स में डालने से हो सकता है कुछ, क्योंकि हम जी सारे जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम एक साथ वो नहीं कर सकते। तो जी थोड़ा सा जी उस पर चर्चा कर लें, तो फिर जी जी। उसको अपन आगे बढ़ेंगे जी। नहीं, इसके पहले सर हमने क्या, जो डायरेक्ट चलाते थे हम ट्यूबवेल से पानी देते थे, नोजल से। तो हमने सर जो अपना पंप रहता है, स्प्रे पंप, तो इसका कनेक्शन करके रखा था सर हमने उसमें। तो उस जी टंकी में हम पानी डालते जाते थे, और वो उसके माध्यम से फिर स्प्रिंकलर के माध्यम से चलाते थे पहले कुछ हमको देना होता था तो। हाँ, स्प्रिंकलर उसमें अपन मेन उस पे एक वेंचुरी लगा दे, तो वेंचुरी से जी आप हाँ, कभी भी बेंचुरी का कितना कर लेंगे। कितना भी दे सकते हैं जी। जी जी। सर ये स्प्रिंकलर में वेंचुरी तो हमारे यहाँ काम नहीं करती है। करती है, काम करती है सर हमने बहुत वेंचुरी। कोशिश की, चली नहीं हमसे। हाँ, अच्छी चलवाएंगे वर्मा जी, जल्दी चलवाएंगे आपकी। वो क्यों नहीं चल रही है, हम एक हमारी इंजीनियरिंग की टीम बुलाई है हमने। एक हाँ, बार वर्मा जी का वो चलाना है सिस्टम। हम जल्दी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे आपको जी। चलिए वो, क्योंकि हम तो बहुत कोशिश कर ली, हमसे चली नहीं वेंचुरी। बैतूल में एक वर्मा जी है, वो पिछले 10 साल से चला रहे स्प्रिंकलर में वेंचुरी। अच्छा, उनका नंबर आपसे ले लूंगा, मैं बात करके आलोक देखूंगा। वर्मा जी हैं। वो प्रभाव दिखा दूँ क्या मैं? नहीं, वीडियो चालू करूँ क्या? स्प्रिंकलर से चल जाती है, वेंचुरी के माध्यम से ये दवाई चल जाती, हम देते हैं। देखो अशोक भैया दे रहे हैं जी। तो ये दे रहे हैं। हाँ, हम वेंचुरी के माध्यम से ही ये ट्राइकोडर्मा पिछले साल शरद भैया के यहाँ से लेके आए थे, जब इसके माध्यम से ही दिया था। तो हम आपके यहाँ आके देखेंगे किस तरह चलती है। हम तो 2-2 वेंचुरी लगा के
ट्राई कर चुके, हम चला ही नहीं वेंचुरी में। तो उसमें कोई विधि विधान नहीं, मतलब चूस लेती है अपने आप, रूप पानी खींच लेती है उधर आगे और स्प्रिंकलर में निकल जाता है। हमारा आदमी दे देता है, उसमें कहीं विधि विधान ही नहीं है। अरे इनका भंडारा शेष है, अरे इनका भंडारा शेष है, अबे भंडारा नहीं दिया पार्टी को, पूरी युवा टीम को। अभी चलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है, बैनी भैया को बुलाते हैं, उनका हैंड रेज है। आप आमे भैया, बैनी भैया। जी प्रणाम सभी के महानुभावों को। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि मुझे नींबू के खेती के विषय में जानकारी चाहिए था, क्योंकि आने वाला 20 साल तक उनका भविष्य अच्छा दिख रहा है। सभी बागवानी से, संतरे के बागवानी से भी उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा, तो किसी को अगर इसके बारे में एक्सपेरिमेंट हो तो वो बताएं। आप ना बैनी भैया पहले नागपुर एनआरसी जाए और एक बार एनआरसी का भ्रमण करके आवे, तो वहां आपको नींबू के विषय में बहुत सारी जानकारियां और नींबू की नई वैरायटियां जो कि पूरे 12 महीने नींबू देता है, ऐसी वैरायटियां उन्होंने विकसित करी है। तो आप नागपुर के पास ही है वो एनआरसी, आप नेट पर डालेंगे तो मिलेगा, आप वहां अवश्य जामे। वहां बहुत नींबू के विषय में बहुत जानकारियां हैं वहां पे। जी 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 धन्यवाद। और राउत साहब बताएंगे अगर नींबू के विषय में और कहीं मिलती होगी जानकारी तो। रोशन लाल सर, अपन एक क्लास कर लेंगे नींबू के बारे में, एक दिन इसी विषय पे चर्चा कर लेंगे, नींबू की खेती के ऊपर। और एनआरसी जो भैया ने बताया, निश्चित रूप से एनआरसी सिट्रस जो है वहां पर जाएं, ये बढ़िया जगह है, एक बार देखने की जरूरी है। अगर कोई इस पे काम करता है नींबू वर्गी फसलों पे, तो वो जरूर एनआरसी सिट्रस जाएं एक बार। मैं रामकृष्ण भैया को बुलाता हूँ कि वो आमे। रामकृष्ण भैया का हैंड रेज है, अगर वो आमे तो आप। जी, जैसे कि आपने अभी कहा, भैया से रात को भी बात हुई थी नींबू किस्म को लेके, तो एनआरसी का एक थोड़ा सा एक बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा। वहां से हमने साई सरबती बुलवाया था, तो आज 3 साल बाद भी उस प्लांट में चौथा साल ये है। एनआरसी की वैरायटी नहीं है हाँ, रघुवंशी भैया, लेकिन ये शरद जी वो एनआरसी की वैरायटी नहीं है। ये वहाँ के जो नर्सरी वाले हैं ना, वो अपनी डेवलप करते हैं। आप प्रॉपर एनआरसी जावे। एनआरसी में मैं खुद ट्रेनिंग लेके आया हूँ और वहां पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। और वो कहते हैं कि हमारे आसपास जो नर्सरियां हैं वो हमारे नाम से अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उनसे डायरेक्ट आप संपर्क करें एनआरसी से। और अभी एक वैरायटी उसके साथ ही हम अभी वहां से आंध्रा से लाए थे, जो राजमुंदरी महाद्वीप की सबसे बड़ी मंडी है पौधों की। वहां से हमने एक थाईलैंड का लेमन लाए थे, तो लाइट गया तो मैं बालक को बोला, साइड पे था, मैंने कहा एक काम करना यार, 50 रुपए की नींबू ले आना। तो पता चला कि नींबू का रेट मार्केट में 350 रुपए केजी है रिटेलिंग में। वो उन्होंने 10 रुपए का एक लेमन दिया, वो भी वो कागजी तो मिल ही नहीं रहा, मार्केट में है ही नहीं इस समय। और जिन लोगों के बगीचे थे उन लोगों ने पहले 1 रुपए किलो नींबू हो गया था उस समय में, तो 2-3 हमारे पास में कोठा करके एक गाँव है, वहाँ उनको हम फूफा जी कहते थे, तो उन्होंने पूरा के पूरा 10 एकड़ का खुदवा के फिकवा दिया था। तो इस तरीके से जैसे मैं वहां से, अगर आप भ्रमण करते हैं इसी बेल्ट में, अगर 4 लेन से भी चलते हैं आप इंदौर से, तो यहाँ तक केवल दो दो बगीचे हैं बड़े वाले, बाकी फिर इक्का दुक्का जिनके पास पेड़ है या जो काची लोग हैं। बाकी लेमन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से आगे आंवले का भी होने वाला है। आंवला भी लोगों ने खोद खोद के, रेट नहीं था, काफी समय तक किसान परेशान होता रहा, तो वो आंवले का रेट भी हमारे किसान को सही नहीं मिल पाया। हालांकि अभी लेमन का भविष्य है, क्योंकि लेमन के कोई बगीचे नहीं है। तो रात को भाई साहब से भी बात हुई थी मेरी, तो आप लेमन पे जा सकते हैं। उसमें अगर फास्ट ग्रोइंग जो वैरायटी है उन पे आप जा सकते हैं, और भी आप सर्च कर लें। बाकी अगर रिजल्ट देखना हो तो अगर वीडियो आया तो मैं जाना होगा तो मैं आपको दे दूंगा। जो थाईलैंड की वैरायटी लगी है उसका अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है। अभी तो पौधे छोटे हैं, लेकिन उसकी फ्रूटिंग भी अच्छी है, और वो भी थ्रू द ईयर ही फ्रूटिंग आती है उसमें। जी ओम। जी बहुत अच्छा।
मैंने एक रघुवंशी भैया एनआरसी से पौधे लाया था 2 मात्र नींबू के, और उन्हें अपने मिट्टी के गमले में लगाया, जिसमें करीब एक गमले में लगभग 30 किलो मिट्टी है, जो 30 वाला साइज का है, जो बड़ा। तो उसमें जब लगाया मैंने, तो अभी इस समय उसमें करीब 70 नींबू लगे हुए हैं गमले में, और जी इतना मैंने अच्छा देखा है। फ्लावरिंग है। कहीं नींबू लग रहे हैं, कहीं छोटा है, कहीं और बहुत अच्छा नींबू आ रहा है। और मतलब बस आप अगर संपर्क करें ना, तो एनआरसी में जामे आप आसपास की जो नर्सरियां हैं वहां एनआरसी वजह से आसपास लगभग बताते हैं कि 100 नर्सरियां नींबू पे काम कर रही हैं। पर जो एनआरसी का कहना है कि हमारा जो नींबू है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पहले कम से कम 1 महीने पहले आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, और उसमें हमारे सीखना पड़ेगा एनआरसी। तो वो बहुत अच्छा वहां का है। और भारत सरकार का इतना अच्छा है कि वो पौधे उनके सारे पौधे उनके बिक जाते हैं। वो जितना भी तैयार करते हैं, पौधा कभी बचता नहीं है। जी हो डॉक्टर रोशनलाल सर जी को बुलाते हैं। जी भैया ये कह रहे थे जो अभी रामकृष्ण भैया ने कहा, तो एक्चुअली में नींबू पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नींबू में हम क्या है कि अगर बारिश में आपने फल ले लिए या ठंड में फल ले लिए, तो गर्मी में कम फल आएंगे। क्या है, 3 बार फलता है, 3 बार होती है, हस्त, मृग और अम्बे। तो हमको बाहर इसमें सोचना पड़ता है कि हमको कौन सी बाहर लेनी है। तो हम गर्मी के लिए अगर लेते हैं तो वो सबसे बढ़िया होता है। तो इसके ऊपर एक बार पूरी चर्चा कर लेंगे। तो एक दिन समय निकाल के अपन इसी पे बात करेंगे कि नींबू की किस तरह से हम नींबू की देखभाल करें। और वैरायटी तो ढेर है, आप कोई भी वैरायटी चयन कर सकते हैं। कागजी नींबू जो है, इसकी ढेर सारी वैरायटी है जो बढ़िया उत्पादन देती है। और जो आपने बोला साई सरबती, विक्रम, प्रमालनी, ये सब अच्छा देती है। बस ये है, पानी आपको इसको कम देना है। पानी क्या होता है कि हम ज्यादा पानी देते हैं तो नींबू में कभी फलन नहीं आएगा। नींबू के साथ ये है कि इनमें थोड़ा सा पानी स्ट्रेस चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कहाँ मिस्टेक हो रही, तो अपन इस पे पूरी चर्चा एक बार पूरा नींबू पे चर्चा कर लेंगे। जी बहुत अच्छा सर। मैं दादू को बुलाता हूँ कि उनका हैंड रेज है, रमेश दादू। ओम, खैर हैंडरेस तो वो गलत हो गया है, परंतु फिर भी जैसे कि हमारे जो ट्राइकोडर्मा पर अलग अलग लोगों के जो मतलब अनुभव कि जैसे आदरणीय चौहान साहब कहते हैं कि ये फंगी नियंत्रक भी है, पेस्टिसाइड नियंत्रक भी है, और जैसा कि अभी कहा कि वो डिकम्पोजर भी है। तो निश्चित रूप से इसके 3-4 फायदे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमें धीरे धीरे प्रयास करके इन चीज़ों की ओर बढ़ना चाहिए। और जैसा कि अभी नींबू पर चर्चा हो रही है, तो नींबू के लिए भी निश्चित रूप से जैसे हम लोग अभी बासिम गए हैं या कहीं गए हैं, तो जो जो लोग लगाना चाह रहे हैं वो इकट्ठे होकर के नागपुर भी चले जाएं। देखिए, ये सिंगल व्यक्ति जाते हैं उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता, पर 4-5 लोग एक साथ जाएंगे, वैज्ञानिकों से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें समय देते हैं और बढ़िया समझाते हैं। अभी जब हम यहाँ जलगांव गए थे, वहाँ से केबी के पास में ही है, उस केबी के में गए तो वो वहाँ पर तिलहन पर काम हो रहा। उन्होंने बहुत बढ़िया हमको उस पर समझाया। वहाँ तिलहन पे काम है, वहाँ पर जो है आज सहजन पर काम है, तो उन्होंने हमें सहजन के बीज भी दिए। तो इस तरह से, और तिलहन के भी बीज दिए, तो निश्चित रूप से वो हमें सहयोग करते हैं। पर देखिए क्या हुआ, बहुत थोड़े थे, क्योंकि वो उस समय गर्मी की तिलहन थी, और अभी हमारे आदरणीय राकेश जी उसको ले गए, और उन्होंने क्या किया, आप कह रहे हैं कि भैया हमारी तिल्ली नहीं होगी। अब तिल्ली उगे कैसे? आपने पहले जो है उसमें वो दवाई डाल दी नींदानाशक की, और उसके बाद बो दी और पानी दे रहे, तो वो नींदानाशक के साथ साथ वो तिल्ली भी नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके कारण हम लोग जो है, अच्छा उन्होंने कहा कि वो जैविक है, और ये भी उसके साथ भी ये लगा दिया कि ये जो नींदानाशक है ये जैविक नींदानाशक है। अब ये कंपनियां अपने तरह से कुछ भी कह देती है, अब जैव और मिला क्या देती है पता तो रहता नहीं।
अब उन्होंने तो जैविक के नाम पे दे दिया, इन्होंने जैविक के नाम पे ले लिया और ले करके डाल दी। तो ये ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। तो ये भी अनुभव बहुत जरूरी है और हमें ये भी समझना चाहिए कि कंपनियां जो है वो बहुत तरह से फ्रॉड भी करती है। जी ओम। बहुत अच्छा दादू। और बहुत अब मैं रूप सिंह भैया को बुलाता हूँ कि वो बतावें वो कैसे अपने खेतों में फसलों को बचाते हैं, कैसे अपने फसलों को रखते हैं। रूप सिंह भैया। जी ओम, सदन को प्रणाम। मैंने भी दादू के यहाँ से 2-3 बार ट्राइकोडर्मा ले गया हूँ बना हुआ, और करा है खेती में उपयोग मैंने चने की फसल में। तो जो चने में एकदम से जो उसकने वाली जो समस्या आती थी, शायद उस पे तो कुछ कंट्रोल मेरे को मिला है कि वो ट्राइकोडर्मा डालने से जो फफूंद खेत की खत्म हुई है। और अभी मूंग की फसल मेरी बुआ गई है, 1 हफ्ते की करीब हो गई, निकल आई मूंग उग रही है। उसमें भी मैंने ट्राइकोडर्मा का उपयोग करा है। और ट्राइकोडर्मा को मैंने 1 लीटर मेरे कंपोस्ट खाद में मिला के रखा था मैंने उसको छाए में। तो अभी मैंने मूंग की खेती बोनी हो रही थी, उस समय उसको मैंने पानी देने के पहले छिड़काव करके पानी दिया है। अब देखता हूँ मूंग में कितना अच्छा उसका और चने जैसा रिजल्ट मिलता कि नहीं। और अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया चीज है, और हमको अच्छी बढ़िया शुद्ध चीज मिल रही है यही बनी बनाई। जो हम बाहर से लेके आते थे कंपनियों से पाउडर के रूप में या ये वो, तो वो सही मिल नहीं पाता था। ये काफी शिकायत रहती थी किसानों को, वो हमको भी। तो ये लिक्विड ट्राइकोडर्मा जो हमारे किसानों द्वारा बन रहा है, वो दादू हमको बढ़िया बना के उपलब्ध करा रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ उसका प्रयोग। और अभी मैंने उतनी वैज्ञानिक तथ्य से तो उसको देखा नहीं है, बाकी ऐसा लग रहा है कि वो हमारे खेतों में जो लगने वाली फंगस है उसको पे कंट्रोल कर रहा है वो। जी ओम। बहुत अच्छा रूप सिंह भैया। और आप बहुत अच्छा, आपकी आपकी जो दुकान है वो नर्मदापुरम में बहुत नाम है। तो आप ऐसे ही करते रहें। और अब आपने बालक को भी धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उसको लैब की तरफ जरूर आप मोड़ें। और जी वो लैब, जहाँ भी लैब की ट्रेनिंग चलती है, तो उसको अवश्य भेजें आप। जी जरूर भाई तो साहब। एक बार लैब में देखने के बाद, जब मैं अभी 5-6 गांव के 2-2 किसानों को हम दादू के साथ लेके गए थे, तो हमने देखा उन किसानों में अवेयरनेस बढ़ी है। जब अपने हाथ से बनते हुए बनाते हुए देखते हैं, वहां जब संतोष सर जी की टीम ने जब उन लोगों को बताया, और वहां पे जब बहुत सारे 5,000 किसान वहां पे जुड़े हुए हैं, और सुबह से शाम तक काफी सारे किसान आके ले जा रहे हैं, तो उससे फिर विश्वास बहुत बढ़ता है। तो ऐसी जगह ट्रेनिंग जरूर से आप भेजिएगा। जी भाई साहब। जी जी जी, ठीक है। धन्यवाद रूप सिंह भैया, बहुत अच्छा। अब मैं मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो हमारे इस कारवां में हमेशा रहे हैं। तो कैसा आपको हमारा भविष्य लग रहा है नर्मदापुरम का, तो वो बतावें। जी मुन्नीलाल सर। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। आपके मार्गदर्शन में नर्मदापुरम जिले की जो टीम काम कर रही है, और यथार्थ प्रैक्टिकल टेक्नीशियन और सारे आप जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं। आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी जो मिलाने जुलाने के काम होते हैं, वो पूरे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप सबके पुरुषार्थ को नमन। और नर्मदापुरम निश्चित आप लोग जो है इसको आदर्श नर्मदापुरम जिला बनाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सभी किसान बढ़ चढ़ के जब आदरणीय हमारे गणेश गौर जी हैं, कुलदीप जी हैं, या अशोक पटेल जी हैं, या बने सिंह जी हैं, या रूप सिंह जी हैं, या सिंगारिया जी हैं, प्रदीप राज वर्मा जी हैं, या रामकृष्ण रघुवंशी जी, सर इतने मतलब जितने नाम लें, ये रोज जो है नए नए प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और किसान एक वैज्ञानिक बन गया है। किसान ने अपना फार्म लैब तैयार कर लिया है। ये जो जिस जिस चीज़ के लिए देश की हमारी भारत सरकार और राज्य की सरकारें लगातार प्रयास कर रही थी, विभिन्न योजनाएं चला चला करके, कि हम किसान को भ्रमण कराएं, खेतों पर ले जाएं, ट्रेनिंग कराएं, ये सारी चीज़ें जो प्रयास कर रहे थे, वो योगाहार में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के द्वारा संचालित यह योगाहार कार्यक्रम, जिसमें हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, वहाँ के प्रशिक्षित किसान
एक कार्यक्रम को लेकर के आए, जब मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में, पूरे भारत में पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम, ऑर्गेनिक ग्रोवर ट्रेनिंग, जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज यह फैलते-फैलते और आज ये रूप ले लिया है कि किसान अब ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना आदि सभी प्रोडक्ट स्वयं बनाना शुरू कर दिया है। ये छोटी बात नहीं है। जबकि देश में कई कंपनियाँ काम कर रही हैं, कई संस्थाएँ काम कर रही हैं, सरकार भी काम कर रही है, किसानों को शुरू से प्रशिक्षण दे रही है। लेकिन प्रशिक्षण देने के बाद उनको छोड़ देते हैं और किसान अपना काम करता है, संस्थाएँ अपना काम क फिर दूसरा अपना लेती हैं। लेकिन पतंजलि एक ऐसी संस्था है, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी महाराज और हमारे इस पीओआरआई के मुखिया आदरणीय पवन कुमार जी सहित हम सब जो है इस कार्यक्रम में हमेशा किसान के कंधे से कंधा लगाकर चल रहे हैं। किसान को और हम में कोई अंतर न मानते हुए जब तक हम जो है मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इस कार्यक्रम को लगातार करते रहेंगे। जब किसान जो है एक दूसरे को बता रहा है, हम महाराष्ट्र में हमारे किसान जाते हैं, अपना पैसा लगा के जाते हैं, अपना समय देते हैं और प्रशिक्षण लेकर के आते हैं और अपने यहाँ अपना पैसा लगा करके फार्म लैब तैयार करते हैं। जबकि कई संस्थाएं, सरकार किसानों को भ्रमण कराती है, किराया देती है, बसें करती है, ले जाती है, सिखाती है, खिलाती है, पिलाती है, फिर भी किसान जो है आकर के घर अपना बच जाए पाते रह जाता है। लेकिन इस योगाहार कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन आए डॉक्टर संतोष चौहान जी, और मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत कराई थी और रमेश चंद मेहरा जी का विशेष इसमें सहयोग रहता है और जो आदरणीय शरद वर्मा जी जो एक सागर की तरह खड़े रहते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, शरद जी प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आपकी जो पकड़ है और किसानों के साथ वो जो है काम आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में हम सब लोग जो जितने भी फार्म लैब हैं वो, और क्योंकि शुरुआत होती है, परेशानियां आती हैं, वो परेशानियां शेयर करने में कोई तकलीफ नहीं है, करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम सब लोग बिल्कुल अच्छा यही कहते रहें। कुछ जो परेशानी आती है फार्म लैब में वो भी परेशानी बताएं और वो परेशानी फिर कैसे हल हुई वो भी बताने का करें। जैसा आदरणीय पवन कुमार जी कहते हैं कि हमें पहले वो भी देखना चाहिए कि जो भी उठे गिरे फिर उसको कैसे हमने ठीक किया, ये भी बातें होती रहे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम आज सिर्फ जो है परेशानी ना बता के सिर्फ जो है सफलता ही बताते रहें। सारी चीजें बताना चाहिए क्योंकि हमारे किसानों के अनुभव आते रहेंगे। आदरणीय सीएम राय जी ने पुनः हैंड रेज किया है। तो और इस कार्यक्रम में विभिन्न, सिर्फ एक मध्य प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों के किसान और वैज्ञानिक जुड़े रहते हैं। आप देखिए आज जब हम देख रहे थे कि डॉक्टर आर.एल. रावत जी एक केवी के बालाघाट के वैज्ञानिक हैं, अब तो हम वो छिंदवाड़ा के बोलेंगे उन्हें, तो वो जो है स्वयं योग करने लगे अब, और इतना जबरदस्त योग कराने लगे कि आज उन्होंने जो योग कराया तो नहीं लगता है कि ये जो है अभी उन्होंने निपुणता के साथ परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जी के बताए अनुसार सारे योग कराने लगे। ऐसे कई भाई बहन हैं जो योगी हो गए हैं और किसान वैज्ञानिक बन गए हैं, ट्रेनर बन गए हैं। और तो ये छोटी बात नहीं है, ये मैं चाहूंगा कि इसमें और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें, लोगों को जोड़ सकें। जोड़ने से कई किसान हमारे परिवार जो बीमारी से ग्रसित थे उनका हम आयुर्वेद के द्वारा इस योगाहार कार्यक्रम में, जैसे मोहनलाल सोनी जी हैं, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी के भी पुरुषार्थ को भूला नहीं जा सकता है। घर घर उन्होंने कितने परिवारों को वेक्टन से बचाए हैं, कितने परिवारों को स्वस्थ किया है, कितनी समस्याओं से बिना उसका समाधान उन्होंने बता दिया है। नहीं तो व्यक्तियों की तमाम समस्याएं आती हैं, किसानों की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, आम और व्यवहारिक समस्याएं भी दूर हो रही है इस योगाहार कार्यक्रम में। शिक्षा के क्षेत्र में और भारतीय इतिहास के क्षेत्र में भी हमारे डॉक्टर राकेश आर जी को जो बताते हैं हमारी युवा पीढ़ी कैसे सुधरेगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड तैयार कर दिया है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्ध आचार्य जी ने, भारत सरकार ने उसको ला दिया है। उसके माध्यम से भी हमारे देश में युवाओं का जो भविष्य बनेगा। इसलिए हम लिखते हैं कि पतंजलि भारत का भविष्य है। इस युग के भगवान स्वामी परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी हैं, इस युग के धन्वंतरी परम सिद्ध आचार्य बालकृष्ण जी हैं। और पतंजलि जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हम धन्यवाद देंगे। अभी जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भोपाल आना हुआ, उस दिन परम सिद्ध आचार्य जी का हरिद्वार से भोपाल आना हुआ था, उस मीटिंग में थे और वहां पर
परम सिद्ध आचार्य जी का फ्लाइट से वापस भोपाल से हरिद्वार जाना था। किसी कारणवश व्यस्तताओं के कारण अधिकारियों ने, विभाग ने कोई कागज देने को रह गया था। रीवा में 432 हेक्टेयर भूमि पर एक प्लांट लगने वाला है पतंजलि का, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। उसके डॉक्यूमेंट वहाँ के कर्मचारी एयरपोर्ट पे देने गया सिद्ध आचार्य जी को। माननीय सीएम साहब ने बोला है कि आचार्य जी को तुरंत दे के आए। तो ये भी एक पतंजलि का एक प्लस पॉइंट है कि हम पतंजलि जो कार्य करती है वो सेवा भाव से करती है, ना कि व्यापार की दृष्टि से करती है। और ऐसा आगे हमारा योगाहार कार्यक्रम जो चल रहा है इसी प्रकार से चलता रहे और हम सब लोग इसमें हाथ बटाते रहें, सहयोग करते रहें, सहभागिता निभाते रहें। तो ये जो है आगे हमारे किसान और हमारा नर्मदापुरम और मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और उत्तराखंड और सभी राज्य जहाँ से चाहे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जहाँ से हमारे किसान जुड़े रहते हैं वहाँ इसका विस्तार हो रहा है और हमारे किसान समृद्ध बने, सुखी बने, इनकी आय बढ़े और समाज स्वस्थ रहे। इस क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और अंतिम सवाल सीएम साहब का लेकर के इस कार्यक्रम को हम फिर समापन करेंगे। तो आदरणीय शरद भैया, आप सीएम साहब को आमंत्रित कर लें और फिर जो है इसको समापन करेंगे। जी ओम। जी जी जी, पहले राय साहब को बुला लेता हूँ कि वो आए में। आपका हैंड रेस काफी देर से है या आपकी बात हो गई? जी ओम, सदन को प्रणाम। मैं पुनः इसलिए हाथ उठाया हूँ कि एनआरसी की जो आप बात की उसमें कैसे ट्रेनिंग लेना होता है उस संबंध में कुछ हमको बताएं तो हम भी चाह रहे हैं कि एक बार ट्रेनिंग वहाँ लें। और साथ ही ये जितने भी संतोष चौहान जी बताते हैं जो ट्राइकोडर्मा विवेरिया, ये तो आप लोग तो एक जगह हैं, तो आप लोग ऐसा काम करें कि एक मुख्य अध्यापक की तरह किसको कैसे बनाना है, एक बार इस तरह का लेक्चर इस सदन में हो तो काफी लोग लाभान्वित होंगे, विशेषकर हम जैसे जो कि सुदूर हैं और आप लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है, ऐसे मिलना नहीं हो पाता है। तो अगर इसमें एक एक आदमी एक एक चीज को बताएं कि ये लेना है, ये लेना है, ऐसे करना है, तो बार बार अभ्यास करने से उसमें हम प्रवीण हो जाएंगे और अपने खेत में इसका लाभ काफी देख पाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। और जब ये इतनी फायदेमंद चीजें हैं तो इसको तो अच्छे से प्रचार प्रसार करना ही होगा। जी ओ। बहुत अच्छा सब जी, बहुत अच्छा। और आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आप एक दिन सारी चीजों का बहुत अच्छा उपयोग करने लगेंगे। और जो आप एनआरसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ डॉक्टर दुबे जी हैं, तो हम उनसे संपर्क करके जो भी एनआरसी में इस समय साइंटिस्ट होंगे तो उनसे संपर्क जैसे होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, अभी शायद समय पूरा हो गया है और मैं दिनेश सर जी को बुलाता हूँ कि आज आए और आज का कमेंट देख के आभार व्यक्त करें। जी जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। और ये चर्चा के साथ जो हमारी जमीनी कार्य हैं उसकी बात आगे बढ़ रही